नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में कुछ देर के लिए दूसरे नंबर पर आ गए, लेकिन बाद में वापस तीसरे नंबर पर लौट गए। ये जानकारी अमीर लोगों की सूची जारी करने वाली मीडिया कंपनी फोर्ब्स ने दी है। फोर्ब्स के मुताबिक गौतम अडानी ने कुछ देर के लिए अमेज़न के बॉस जेफ बेजोस और लुई वुइटन के बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद अर्नोल्ड दूसरे नंबर पर वापस आ गए। मौजूदा समय में अडानी की संपत्ति $154.7 बिलियन है। उन्हें मौजूदा दौर के अरबपतियों की सूची में कुछ देर के लिए दूसरे नंबर पर दिखाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में शुक्रवार को कहा कि एससीओ सदस्य देशों को ट्रांजिट राइट्स और कनेक्टिविटी में सुधार करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी और युद्ध जैसे हालात में आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने के मद्देनजर ये जरूरी है। समझा जाता है कि उनका इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर था। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि सदस्य देशों को बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे को ट्रांजिट राइट्स देने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय समूह में बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है, क्योंकि कोरोना महामारी और यूक्रेन में युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने के बाद वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट पैदा हुआ है। एससीओ समिट के दौरान समरकंद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन ने मुलाकात की। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मुलाकात का फोटो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, दोनों नेताओं ने भारत और तुर्की के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार में हुई बढ़ोतरी की सराहना की। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री मोदी को चीन के राष्ट्रपति से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दो टूक बात करने की सलाह दी। स्वामी ने ट्वीट कर कहा, चीनी सेना को भारतीय क्षेत्र से बाहर निकालें, नहीं तो हम उन्हें बाहर खदेड़ देंगे। 56 इंच का सीना दिखाइए या अडानी की सलाह के अनुसार चीन और कतर के सामने आत्मसमर्पण करें। बता दें, कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच इस समिट में द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1991 के आर्थिक सुधारों पर बयान के बाद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने उन पर तंज कसा है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा कि 1991 में पी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए आर्थिक सुधार अधपके यानी कि आधे अधूरे थे। इसी पर पलटवार करते हुए चिदम्बरम ने कहा, कथित तौर पर वित्त मंत्री ने कहा कि 1991 के सुधार आधे अधूरे थे। भगवान का शुक्र है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी, कई दरों वाला जीएसटी और पेट्रोल डीजल पर भारी कर लगाने जैसे अधिक पके हुए और बेस्वाद भोजन को नहीं परोसा। इसके साथ ही चिदम्बरम ने कहा कि हम वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में बेकरी और कुकिंग का कोर्स किया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह अब औपचारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लेंगे। वो सोमवार को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही उनकी पार्टी का भी बीजेपी में विलय हो जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने पंजाब लोक कांग्रेस के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बालियावाल के हवाले से खबर दी है। प्रीतपाल सिंह के अनुसार कैप्टन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगे। उनके अलावा कुछ पूर्व विधायक और कुछ पूर्व सांसद भी बीजेपी में शामिल होंगे। एक दिन के आराम के बाद भारत जोड़ो यात्रा आज फिर सुबह से शुरू हो गई है। 13 किलोमीटर चलने के बाद यात्रा समुद्र के किनारे नींदकरा में रुकेगी। दोपहर में काजू श्रमिकों, काजू उद्यमियों, ट्रेड यूनियन और आरएसपी तथा फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं के साथ बातचीत होगी। ये जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दी। ये यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। इस दौरान यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी तमाम धर्मों के लोगों, बच्चों, महिलाओं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों से मिल रहे हैं और उनको सुन रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी से जरूर मुकाबला कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमें और मजबूत होना होगा। सत्य हिंदी के कार्यक्रम में आशुतोष से बात करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और कांग्रेस की कमियां गिनाते हुए उन पर कैसे काम किया जा रहा है वो भी बताया। जयराम रमेश ने कहा कि हम इस हालत में बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम इतिहास और विरासत के आधार पर बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने माना कि थोड़ी सुस्ती आ गई थी। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन एक हाथी के तरीके से है, बड़ा संगठन है। हाथी धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब हाथी को तेज चलना होता है तो तेज भी चलता है। जयराम रमेश ने आशुतोष की बात कार्यक्रम में कहा कि हमारे संगठन में नकारात्मकता बढ़ गई थी। हम साइकोलॉजिकल जंग हार गए थे। हमारे ही नेता गलत संदेश पहुंचाते थे। इससे हमें निपटना था।
हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा जगाने की जरूरत पड़ी कि ठीक है, हमें लोग छोड़कर जा रहे हैं लेकिन हम जीत सकते हैं। सत्य हिंदी के कार्यक्रम आशुतोष की बात में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का प्राथमिक मकसद था। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये पद यात्रा जादू की छड़ी नहीं है, ये ईमानदार पदयात्रा है। हम एक ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है कि 5 महीने तक पदयात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को सरकार चलानी आती है लेकिन विपक्ष में रहना नहीं जानते। हमको जन जागरण आंदोलन बहुत अजीब सा लगता था लेकिन अब हम सीख रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी राहुल गांधी कैंपेन करने जाएंगे। जिस दिन वो जाएंगे उस दिन पदयात्रा को विराम दिया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि अध्यक्ष कोई भी बने, राहुल गांधी उसके लिए जीपीएस का काम करेंगे, उसे रास्ता दिखाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, किसी न किसी विवाद से उसे जोड़ा जा रहा है। कोलम में एक सब्जी विक्रेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसे धमकाकर जबरन 2000 रुपए का डोनेशन मांगने की कोशिश की। इस तरह का वीडियो बीजेपी नेताओं ने वायरल किया। वहीं केरल कांग्रेस ने उन 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उन्हें फ्रिंज एलिमेंट बताया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के लुटेरे अब सब्जी वाले को लूटने लगे। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टैग करते हुए कड़ा जवाब दिया। सुप्रिया ने अपने ट्वीट में लिखा है, वो गोवा वाले लूट और घोटाले के बारे में कुछ बोलिए ना स्मृति जी, चुप्पी चुभ रही है आपकी। शराब नीति को लेकर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी और बीजेपी के हमलों के बीच आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सीबीआई ईडी अनावश्यक रूप से सभी को परेशान कर रही है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि उन्हें अभी तक नहीं पता कि शराब घोटाला क्या था। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि एलजी, सीबीआई, बीजेपी सभी ने घोटाले की जो कीमत बताई है वो अलग अलग बताई है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया ये वास्तव में क्या था। भाजपा नेताओं में से एक का कहना है ये 8000 करोड़ रुपए का घोटाला है, एलजी कहते हैं ये 144 करोड़ रुपए का घोटाला है और सीबीआई की एफआईआर कहती है कि 1 करोड़ का घोटाला है। मुझे समझ में नहीं आता है कि शराब घोटाला क्या है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा देश भर में सभी को धमकाने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। बता दें, आज शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर ईडी ने पूरे भारत में 40 स्थानों पर तलाशी ली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।